हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी बाकी था, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, उसके अंदर रिलेटेड गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। ये इतना करते ही हमारा यूनिट 1 हो जाएगा खत्म। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये है हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। सबसे पहले क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है? देखो, जब भी अगर सिंपल जैसे प्राइस इलास्टिसिटी की बात की जाए, प्राइस इलास्टिसिटी, तो प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है? उसके अंदर हम है ना, प्राइस के चेंज होने पे, चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या फर्क पड़ता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो किसके अंदर देखते हैं? प्राइस के अंदर। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे उसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, याद रखना यहाँ पे क्या होता है? उस ही प्रोडक्ट की प्राइस आएगा और उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, मतलब उसी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर, उसी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर चेंज होने से उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी के अंदर क्या फर्क पड़ता है, उसी को हम देखते हैं किसके थ्रू? प्राइस इलास्टिसिटी के थ्रू। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ पे आगे लग जाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, उस केस के अंदर क्या होता है? उसके अंदर ऊपर तो वो आता चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मगर नीचे आएगा चेंज इन प्राइस। अब मगर ये जो प्राइस होती है ना, ये प्रोडक्ट, ये प्राइस किसकी हो सकती है? आइदर इट कैन बी रिलेटेड गुड्स की और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ठीक है, रिलेटेड गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये बताओ, सॉरी, रिलेटेड गुड्स, ये प्राइस किसकी होगी? पहला मैंने थोड़ा सा जनरल कैटेगरी लिख दी, यहाँ पे ये प्राइस किसकी होगी? रिलेटेड गुड्स की। और रिलेटेड गुड्स आपने पहले ऊपर सीख चुके हो कि रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं। तो रिलेटेड गुड्स होते हैं दो प्रकार के, इसमें आते हैं हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। ओके बेटा, ये सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं? कॉम्पीट करते हैं। जो एक दूसरे के क्या करेंगे? कॉम्पीट करेंगे, मतलब कि वो या तो दिस, या तो चाय, टी और कॉफी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आइदर वी विल प्रीफर टी और कॉफी। दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब कौन से होता है? ऐसे गुड्स दैट आर यूज टू गैदर, दैट आर यूज टू गैदर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारा पेट्रोल और पेट्रोल की कार, तो अगर कार खरीदोगे तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो दे आर यूज टू गैदर, तो उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका कुशु, थोड़ी देर पेपर लेके हिंदी या इंग्लिश रीड करो बेटा। स्टोरी बुक ले लो ऊपर से। अभी खेल के आए ना अपन कितनी देर, 2 घंटे 3 घंटे। और दूसरा कौन सा देखा था? और एक दिखा था आर्क मेथड, फिर एक दिखा था पॉइंट मेथड, और एक दिखा था मिड पॉइंट। नहीं, ये आर्क को ही कौन सी मेथड बोलते हैं? मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो प्राइस इलास्टिसिटी, पॉइंट मेथड, या तो आर्क और मिड पॉइंट मेथड, और दूसरा था डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। ठीक है,
और डेरिवेटिव मेथड एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि दो के अंदर एक मिक्स थी। देखिए टोटल आउटले मेथड, ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पे। ये हमारी खुद की सेल्फ नोट्स है जो हम बुक्स में से पढ़ते हैं, पूरा डिटेल इसके अंदर हम रिवीजन करते हैं। देख बेटा यहाँ पे कौन सी मेथड है, तो यहाँ पे टोटल प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमने सीखा था परसेंटेज चेंज मेथड, पॉइंट मेथड, पॉइंट के अंदर आता है डेरिवेटिव एंड ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। और उसके बाद आर्क मेथड जिसको हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं, एंड लास्ट था टोटल आउटले या तो रेवेन्यू या तो एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था और इसके अंदर फॉर्मूले हमने यूज किए थे। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी था ना उसके अंदर चार थी, लेकिन ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो इतना डिटेल में नहीं आता। इसमें सिर्फ दो ही मेथड आती है। कौन कौन सी मेथड आएगी इसके अंदर, इसमें आएगी एक तो सिंपल प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज चेंज मेथड, और दूसरी आएगी कौन सी, दूसरी आएगी आपकी आर्क मेथड। कंसेप्ट सेम टू सेम रहने वाले हैं, जो जैसा कंसेप्ट वहां लगता है वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। ओके कहाँ है, ये रहा, बस एक सेकेंड रुकना। हाँ तो ये हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर आ जाते हैं। सिस्टम हैंग हो गया। ओके तो देख बेटा यहाँ पे दो मेथड है, एक परसेंटेज मेथड और दूसरा है आर्क मेथड। परसेंटेज मेथड मैंने बताया था, इसमें क्या होता है चेंज इन प्राइस पी वाई का मतलब होता है रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ता है। याद रखना यहाँ पे एक्स है और दूसरा वाई है, मतलब एक की प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा। अगर परसेंटेज के अंदर अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, लेकिन अगर आपको परसेंटेज नहीं दिया हुआ और आपको क्या दिया हुआ है क्वांटिटी दे रखी है, मतलब ओल्ड क्वांटिटी कितना था और न्यू कितना है, और ओल्ड प्राइस क्या था कोई रिलेटेड गुड्स का और उसका न्यू प्राइस कितना है, मतलब ओल्ड प्राइस ओल्ड क्वांटिटी ओल्ड न्यू क्वांटिटी एंड ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस अगर दिया हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना जिसके अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई, रिलेटेड गुड्स ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड गुड्स की प्राइस और रिलेटेड गुड्स की क्वांटिटी। ओके ये कौन सी प्राइस रहती है बेटा, ये रहती है ओल्ड वाली। यहाँ पे वापस एक बार रब करके मैं बता दूं आपको, देखो ये वैसे तो आपने प्राइस इलास्टिसिटी में देख ही लिया था, इसके अंदर चेंज आता है मतलब न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड क्वांटिटी, नीचे भी न्यू माइनस ओल्ड प्राइस, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ओल्ड प्राइस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब दूसरा मेथड है, अगर आपको आर्क मेथड स्पेसिफिकली बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आर्क लगाना है तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप आर्क मेथड को लगाओगे। आर्क मेथड में क्या होता है, या तो मिड पॉइंट भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन एडिशन इन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एडिशन इन प्राइस अपॉन डिफरेंस इन प्राइस। अब इसमें आप ये चीज ध्यान रखना कि आप Q2 मतलब 2-1-2-1 भी लिख सकते हैं, 2-1-2-1 या तो 1-2-1-2 अगर आप 1-2-1-2 यूज करो तो सब जगह 1-2-1-2 यूज करना, और आप 2-1 यूज करो तो सब जगह 2-1-2-1 यूज करना, ठीक है। इससे आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो आंसर आता है वही रहने वाला है। ओके अब है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो ठीक था ऊपर के अंदर इसके अंदर कोई मेथड नहीं थी, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये जिसके ऊपर बनते हैं हमारे एमसीक्यूज। तो क्या है एमसीक्यू, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो गुड्स होते हैं ना, गुड्स दे कैन बी, कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री और अनरिलेटेड। सब्स्टिट्यूट्स कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बोला कि सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जैसे चाय और कॉफी। अगर अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाए, किसकी प्राइस, कॉफी की प्राइस बढ़ जाए तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं कॉफी अब बहुत महंगी हो रही है, हम क्या प्रीफर करेंगे, हम लेंगे अब
टी। इसका मतलब क्या होता है कि जब कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो टी की डिमांड बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इंक्रीजेस। इसका मतलब यहाँ पे कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि एक की प्राइस बढ़ने से इनडायरेक्टली दूसरे पे लोग स्विच हो जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। टी की प्राइस अगर कम हो जाए, या तो कॉफी की प्राइस ले लेते हैं, कॉफी की प्राइस कम हो जाए तो लोग टी को छोड़ देंगे और शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी के ऊपर। भाई चाय का काम तो चाय ही करती है, वैसे कितनी कॉफी सस्ती क्यों ना हो जाए। आई एम द टी लवर, यू मे बी। ओके, आ जाओ। तो यहाँ पे इन शॉर्ट कहने की बात क्या है, यहाँ पे कहने की बात ये है कि जब क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे प्रोडक्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट से तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। सर जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो हमने ये दिखा है कि उसमें कैसा कर्व बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा कर्व बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो देख बेटा यहाँ पे अगर अगर पेट्रोल की प्राइस अभी सपोज यहाँ पे 95 रुपीज है और ये प्राइस कितना हो जाए, 105 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम पेट्रोल वाले जो व्हीकल हैं उनकी डिमांड क्या करेंगे कि नहीं नहीं अब पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, इसलिए पेट्रोल वाले व्हीकल हम नहीं खरीदेंगे। मतलब पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से व्हीकल की डिमांड कम हो जाती है, व्हीकल की डिमांड कम हो जाती है। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, इसके अंदर बोलेंगे कि यहाँ पे कैसा आंसर आता है, यहाँ पे आता है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशन आता है। नेगेटिव रिलेशन आता है इसीलिए इसका जो कर्व बनता है वो बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट आते हैं अनरिलेटेड गुड्स के ऊपर। अनरिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, अनरिलेटेड गुड्स का मतलब कि जैसे तुम्हारा पिज्जा, तुम्हारा पिज्जा और दूसरा कार की डिमांड। क्या पिज्जा की प्राइस बढ़ने या घटने से कार की डिमांड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर, पिज्जा और कार का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। मतलब पिज्जा की प्राइस में चेंज होने से यहाँ पे कार की डिमांड में कोई प्रकार का चेंज नहीं होता, जीरो। कौन सा भाई, जीरो। इसलिए इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ऑलवेज जीरो। इसको आपको याद रखना है, अनरिलेटेड गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो जीरो होती है। कारण याद रखना, आंसर मत याद रखना, कारण याद रखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पिज्जा की प्राइस में चेंज होने से यहाँ पे इसकी डिमांड में, कार की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इसकी इलास्टिसिटी क्या है, जीरो। ओके, अब थोड़ा सा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन, हम कोई नॉर्मल हमारा 11th-12th या तो बीकॉम नहीं पढ़ रहे हैं, हर चीज को हमको डिटेल में पढ़नी पड़ती है, हर चीज को के ऊपर पीएचडी करनी पड़ती है। तो चलो हम थोड़ा सा पीएचडी करते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के अंदर हमने ऊपर देख ही लिया था कि यहाँ पे अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी तो इनडायरेक्टली टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इंक्रीजेस। किसकी प्राइस बढ़ने से, कॉफी की, क्योंकि कॉफी अब लोगों को महंगी लगनी लगेगी, इसलिए लोग किसके ऊपर शिफ्ट होंगे, टी के ऊपर। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव कर्व बनेगा, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट बनेगा। सर इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी डिपेंड करता है कि ये कॉफी कॉफी और टी के बीच में रिलेशन कैसा है, मतलब इसके बीच में ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता कितना गहरा है, उसको ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इलास्टिसिटी क्या होगी। तो देखो, इससे मेरे को एक गाना याद आ रहा है, तेरा मेरा है, क्या था गाना, तेरा मेरा है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ओके, आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख बेटा क्या बोलना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि इसके बीच में जो रिलेशन है ना, रिलेशन उसके बेस पे भी डिसाइड करता है, क्योंकि ये जरूर थोड़ी कि हमेशा हर एक प्रोडक्ट में ये हो, मे बी ये यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है। तो ये कैसा चार्ट बनेगा, तो ये डिपेंड करता है तीन सर्कमस्टेंसेस, मतलब इसके तीन रिश्ते हैं। सबसे पहला कौन सा रिश्ता है, पहला है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। मतलब अगर कोई गुड्स है जिसका कोई एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब सेम टू सेम, नो क्वालिटी चेंज, मतलब कि एकदम डिक्टो चेंज है, डिक्टो प्रोडक्ट है, मतलब आप ये प्रोडक्ट खरीदो और नहीं मिल रहा तो आप दूसरा प्रोडक्ट खरीद लो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज कि यहाँ पे ए प्रोडक्ट की डिमांड है और बी प्रोडक्ट, बोथ आर एकदम सिमिलर, कोई चेंज नहीं, न तो क्वालिटी में न क्वांटिटी में। अब सपोज ये अपनी प्राइस को बेच रहा था 100 रुपए में और ये भी बेच रहा था 100 रुपए में, ठीक है, इसकी क्वांटिटी थी इतने में। अब क्या हुआ कि इस भाई को क्या हुआ, इसको है ना, इसको थोड़ी सी कॉस्ट, इसने नई ऑफिस शिफ्ट की, फर्नीचर कराया, एसी खरीदा, सबके कॉस्टिंग बढ़ गई, तो इसने अपनी प्राइस को बढ़ा के कितना कर दिया, 110 कर दिया। अब क्या होता है कि जब लोग देखने जाते हैं कि यार तुम भी वही सर्विस दे रहे हो, तुम भी वही सर्विस है, दोनों की सर्विस में कोई फर्क नहीं, दोनों की क्वांटिटी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, तो वाई शुड वी परचेस एट 110, हम यहाँ पे नहीं परचेस करेंगे। तो इसकी जो डिमांड है, क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट पीरियड, इनडेफिनिट बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, क्योंकि इसने अपनी प्राइस को चेंज किया तो इसकी डिमांड क्या हो गई, इनफाइनाइटली बढ़ गई, इनफाइनाइटली बढ़ जाती है। दूसरा, इसने बोला कि मैं वास्ट मार्केट को क्या कैप्चर करना चाहता हूँ, तो एक काम करता हूँ, 100 की प्राइस को कम करके कितना कर देता हूँ, 90 रुपीज कर देता हूँ। कितना रुपीज कर देता हूँ, 90। अब इसने अपनी प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, बट बिकॉज क्योंकि इसने अपनी प्राइस को कम कर दिया तो लोगों ने अब बी का जो प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया और किसको खरीदना चालू किया, इसको खरीदना चालू किया। तो इसकी जो डिमांड है वो इनफाइनाइटली कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइटली कम हो जाएगी। व्हाई शिल वी परचेज एट 100 व्हेन इट इज अवेलेबल एट 90। तो मतलब क्या होता है, एक ने अपनी प्राइस को बढ़ाया तो इसकी जो डिमांड इनफाइनाइटली बढ़ जाती है, या तो एक ने अपनी प्राइस को कम किया तो इसकी डिमांड इनफाइनाइटली कम हो जाती है। तो इससे हमको क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जब क्या होता है, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है तो उसके अंदर इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी होगी इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स क्या बोलता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बोलता है कि दो प्रोडक्ट हैं, वैसे एकदम सिमिलर नहीं है लेकिन लगभग वही है, जैसे पेप्सी एंड दूसरा कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला। तो उसके अंदर क्या होगा, अगर पेप्सी और कोका कोला के अंदर, क्योंकि बोथ आर लगभग सिमिलर हैं, इसीलिए अगर पेप्सी की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो लोग क्या करेंगे, कोका कोला के ऊपर, कोका कोला को, मेरा कोका कोला तो ओके, मेरा कोका कोला, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी प्राइस बढ़ने पे इसका डिमांड क्या कैसे बनेगा, ऐसा। सर ऐसा क्यों बनेगा, देखो यहाँ पे सपोज जब पेप्सी की प्राइस कितनी थी, 40 रुपीज लीटर, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसकी डिमांड यहाँ पे डिमांड इसकी सपोज 100 लीटर्स की थी, इसने अपनी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, कितना कर दिया, 5% से मैं बोल दूँ 5% से इंक्रीज कर दिया, मतलब इसका 5% कितना होगा, 42। इसने अपनी प्राइस को कर दिया 42। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिमांड इसकी ज्यादा से बढ़ रही है, मतलब मे बी इसकी डिमांड 10% से बढ़ रही है, तो इसकी डिमांड कितनी हो गई, 110। क्यों, क्योंकि लोगों को अब ये 42 महंगा लगने लगेगा, अब बोलेंगे नहीं हम तो किसको खरीदेंगे, कोका कोला खरीदेंगे, तो यहाँ पे इसकी डिमांड ज्यादा से बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, जब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होता है तो उसके अंदर जो इलास्टिक, यहाँ पे जो हमारा जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, पॉजिटिव एंड इलास्टिक बनता है। मतलब उनके क्या होता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी लार्ज होती है। सर ये लार्ज क्यों आया वर्ड, क्योंकि बेटा चेंज इन प्राइस कितना था, चेंज इन प्राइस था 5%, चेंज इन डिमांड क्या था 10%, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, तो ये क्या आएगा, हमेशा हमेशा 0 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी, इसकी जो इलास्टिसिटी आएगी ग्रेटर देन 1 आती है, मतलब ये क्या आता है, इसका होता है ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रिमोट सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर। रिमोट सब्स्टिट्यूट्स क्या बोलता है, रिमोट सब्स्टिट्यूट्स बोलता है कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट वैसे तो कॉमन है, लेकिन फिर भी क्या है, इतना कोई सिमिलरिटी नहीं है, इतना कोई सिमिलरिटी नहीं है। मतलब क्या हुआ, तो देख बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर दो प्रोडक्ट है, अगर वो ठीक है, अगर हमको नहीं मिल रहा तो ही हम उसके ऊपर खरीदते हैं, अदरवाइज हम इतना कोई सिमिलरिटी नहीं होने से हम उस दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट नहीं होते। तो देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, सपोज एक प्रोडक्ट की प्राइस है, ये उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। अब ये भाई ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को 20% से बढ़ा दिया, कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 20% से इंक्रीज कर दिया। इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे इसकी ये प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन क्या बढ़ेगी, थोड़ी सी, एकदम छोटी सी बढ़ेगी, मतलब सपोज 5% से बढ़ गई। तो अगर हम इसकी इलास्टिसिटी निकालेंगे तो प्राइस में इंक्रीज हुआ है 20%,
20% प्राइस चेंज होने से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितने से बढ़ गई? इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है 5% से। मतलब आप इसको निकालोगे तो 1/4 और 1/4 मतलब 0.25। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1 आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये है ना, ये कैन नॉट बी इजीली, यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दैट कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस, मतलब यहाँ पे इजीली रिप्लेस नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव एंड स्मॉल। स्मॉल क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन 0, मतलब 0 1 से कम आएगा, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आता है। ओके, अगर इसको मैं समराइज मैंने में बताऊं तो ये ऐसा कुछ बनता है कि अगर प्रोडक्ट क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता है, अगर प्रोडक्ट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स होता है तो इसकी इलास्टिसिटी आती है इनफाइनाइट। लेकिन क्या है, अगर प्रोडक्ट सिमिलर है और क्लोज है तो ये क्या होगा, इसकी इलास्टिसिटी पॉजिटिव एंड आती है लार्ज, मतलब ग्रेटर देन 1। अगर प्रोडक्ट सिमिलर है लेकिन क्या है रिमोट, उसमें बहुत कम चेंजेस है, तो उसकी क्या आएगा, इलास्टिसिटी आएगी पॉजिटिव एंड स्मॉल। लेकिन उसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, मतलब फिर एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी, 0। ऐसा कब होता है, जब अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स आता है तो। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ओके, तो फटाफट मैं बता दूं एक बार वापस से, अगर परफेक्टली इलास्टिक हो तो ऐसा कर्व बनता है। अगर क्या होगा, क्लोज, अगर हमारा क्लोज सब्स्टिट्यूट से मतलब बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है तो इलास्टिक डिमांड का इस तरह का बनेगा। अगर प्रोडक्ट कैसा है, क्लोज नहीं है, रिमोट, रिमोट मतलब बहुत कम सिमिलरिटी है, तो फिर वो ऐसा बनेगा इलास्टिक। और कोई भी सिमिलरिटी नहीं है तो उसके अंदर उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, 0, मतलब एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे के प्रोडक्ट में डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आएगा, ये अगर आप तीनों में देखोगे तीनों ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये इनफाइनाइट, ये है ये आप बोलोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव, और दूसरा क्या बनेगा, ग्रेटर देन एंड लार्ज, और ये बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, और क्या बनेगा, एंड लेस बनेगा। ठीक है, स्मॉल, पॉजिटिव, स्मॉल, स्मॉल का मतलब एक से कम बनेगा, और यहाँ पे तो आएगा 0। ये कौन सा आता है, नॉट रिलेटेड गुड्स, मतलब अनरिलेटेड गुड्स। ठीक है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसा होता है, हमने देख लिया था, मतलब द गुड्स विच आर यूज टूगेदर। जब प्रोडक्ट यूज टूगेदर होता है तो एक की प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज हो, मतलब पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज हो, तो कार की डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब इसका कर्व हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी सेम क्या है, वीक वीक कॉम्प्लीमेंट, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, वीक कॉम्प्लीमेंट क्या है, दे आर यूज टुगेदर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वही चाहिए। अगर अगर सपोज उसकी प्राइस बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, अब इसकी जगह हम ये यूज कर लेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज चीनी बहुत महंगी हो गई तो कोई लोग क्या करते हैं, गुड़ की चाय पी लेते हैं कि गुड़ भी एक सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो गुड़ की चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये चीनी और गुड़ क्या हो गया, कि चीनी महंगी होने से लोग गुड़ के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब चाय बनाते समय चाय के लिए टी और शुगर वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि टी बनानी है तो शुगर चाहिए, लेकिन टी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो वीक है, क्योंकि उसके लिए वही चाहिए टी में डालने के लिए, वैसा नहीं होगा। अगर आप शुगर की जगह गुड़ डालोगे तो भी चाय बन जाती है। तो ये जो शुगर हुआ वो वीक कॉम्प्लीमेंट है। उस सिचुएशन में क्या होता है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। उस सिचुएशन में क्या होता है, इसका जो कर्व बनता है, इसका जो कर्व बनता है वो स्टीप बनता है। कैसा बनेगा, स्टीप, मतलब इसका जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा कि देखो, अगर मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे इसकी प्राइस है, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, अगर अगर शुगर की प्राइस अगर 20% बढ़ भी जाती है, क्या होता है, इसकी प्राइस बढ़ भी जाती है तो चाय की डिमांड में कमी होगी, लेकिन क्या होगी, थोड़ी सी कमी होगी। यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे हमने ये प्राइस रखा, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस किसकी रखी है, शुगर की। यहाँ पे शुगर की प्राइस एंड टी की डिमांड। अगर शुगर की प्राइस में अगर चेंज होता भी है, 20% से बढ़ती है, तो ऑफकोर्स वाली इनवर्स रिलेशन है तो इसके डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्राइस बढ़ती है 20% से, यहाँ पे डिमांड घटती है सिर्फ 5% से। इस सिचुएशन में क्या होगा, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन, सॉरी, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। 1/4 मतलब 0.25
5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, स्टीप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है। ठीक है, इसका कर्व क्या आएगा, नेगेटिव एंड स्लाइटली बिलो द जीरो। ठीक है, जीरो से कम बनेगा। वहीं पे अगर प्रोडक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट होगा। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, ये फ्लैटर कर्व बनता है, मतलब कि वो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या होगा, अगर शुगर की प्राइस में अगर 5% भी इंक्रीज होता है तो चाय के डिमांड काफी हद तक कम हो जाएगी। लोग बोलेंगे नहीं नहीं, अब हम चाय नहीं पीएंगे क्योंकि शुगर बहुत महंगी हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट होता है तो प्राइस में थोड़ा भी चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसका आंसर निकालोगे तो 20/5 करोगे तो आंसर आएगा 4। ये क्या आएगा, ये इसके अंदर जो इलास्टिसिटी आती है वो क्या आती है, वेरी हाई, मतलब नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो नेगेटिव तो रहने वाला, लेकिन इलास्टिसिटी कैसे आती है, वेरी हाई। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आती है, नियर टू जीरो। एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में आपको याद रखना है कि इलास्टिसिटी हमेशा इनफाइनाइट रहती है, लेकिन ये क्या रहेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है इसलिए हम नेगेटिव एंड इनफाइनाइट। ओके, तो ये हमारा चार्ट था, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से बताया हुआ, आप इस तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी, गुड्स कैन बी अनरिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स होगा तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर सब्स्टिट्यूट से और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव इनफाइनाइट, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट से तो पॉजिटिव एंड लार्ज, रिमोट सब्स्टिट्यूट से तो पॉजिटिव एंड स्मॉल, अगर अनरिलेटेड गुड्स है तो इलास्टिसिटी जीरो। उसी केस के अंदर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर अगर, तो यहाँ से शुरू करते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, तो परफेक्ट में क्या बताया, हमेशा नेगेटिव एंड इनफाइनाइट। अगर स्ट्रॉन्ग है तो लार्ज आएगा लेकिन नेगेटिव के अंदर, वीक होगा तो स्मॉल होगा एंड नेगेटिव होगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन से ये हमने कराए थे, इसके अंदर वो हमने जो ऊपर जो फॉर्मूले देखे थे वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का या तो आर का। अब हम आते हैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे कि हमने प्राइस के अंदर देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस के चेंज होने से एडवर्टाइजमेंट में क्या फर्क पड़ता है, सॉरी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट के अंदर एडवर्टाइजमेंट के खर्चे बढ़ाने या एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कम करने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ता है। तो ऑफकोर्स वाली बात है, जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करोगे मोर यू विल एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आज का जो दुनिया है उसके अंदर क्या होता है, उसका नियम है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपका सेल्स बढ़ेगा। सेल्स बढ़ेगा मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जितना कम आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उतनी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। मतलब यहाँ पे कैसा रिलेशन है, यहाँ पे रिलेशन है पॉजिटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। विद द इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, और विद द डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। अब है ना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो मेथड है, एक है परसेंटेज चेंज मेथड एंड दूसरा है आर्क मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड क्या होता है, वही जो आपने प्राइस इलास्टिसिटी में देखा था कि परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपकी अगर एडवर्टाइजमेंट में आपने 10% से चेंज किया तो सपोज क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 20% से बढ़ी, तो इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, 2 है। ठीक है, जब आपको आंसर परसेंटेज, जब आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन जब परसेंटेज नहीं दिया और आपको क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी और बेस एडवर्टाइजमेंट और फिर चेंज कितने से पुराना क्या था नया क्या था ये दिया हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन एडवर्टाइजमेंट मल्टीप्लाई बाय एडवर्टाइजमेंट अपॉन क्वांटिटी। ये कौन सा आएगा, एडवर्टाइजमेंट, ये आएगा ओल्ड वाला, और ये क्वांटिटी डिमांडेड भी आएगी ओल्ड वाली। ये चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। ये भी कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अगर आपको क्या लिखा, अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ कि आपको आर्क मेथड अप्लाई करना है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आर्क। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, 2 1 2 1 2 1 रखो या तो 1 2 1 2 रखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर अगर आपके एडवर्टाइजमेंट करने से आपके प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कितना भी आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओ या घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगर डिमांड आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही एट ऑल तो वो क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी जीरो होती है। जैसे बरसात, जैसे अभी आप ठंडी के टाइम पे कितना ही एडवर्टाइजमेंट कर दो रेनकोट का,
कि रेनकोट ले लो, रेनकोट ले लो, और भर भर के एडवर्टाइजमेंट करो, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या रहती है, उस केस में वहाँ पे जीरो रहती है। फिर अगर अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट करने से अगर डिमांड बढ़ती है, आपने अगर सपोज 10% से एडवर्टाइजमेंट बढ़ाया, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपने अपना एडवर्टाइजमेंट कितने से बढ़ाया 10%, लेकिन डिमांड में फर्क पड़ा, पहला तो ये पॉजिटिव है, बताओ पॉजिटिव है तो हमारा जो कर्व बनेगा वो ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा। तो वेरी गुड, जिसने अगर ये वाला जवाब दिया, क्योंकि ये वाला कौन सा होता है, नेगेटिव के लिए होता है, क्योंकि ये डाउनवर्ड है और ये नेगेटिव, अपवर्ड स्लोपिंग वाला कब आएगा। और दूसरा, अगर अगर आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया, बढ़ाया 10%, डिमांड बढ़ती है सपोज आपके ओनली 5% से, उस केस में आपका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर आपको इसको चेक करना हो तो आप इसको चेक कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट था, यहाँ पे आपने प्राइस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितने से बढ़ाया, 10% से, तो ये 10% से बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ती है, यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, लेकिन ये क्या बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ 5%। यहाँ पे कितने से बढ़ा, 10% से। इसका आंसर क्या आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो ये ऑलवेज क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्या आएगा, ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी आएगी 0 से ज़्यादा और 1 से कम आएगी। अगर सपोज अगर यहाँ पे अगर 10% खर्चा करने से 10% ही डिमांड बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी आपकी 1 है, और उसको इसका जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बोला, क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, लेकिन लेकिन अगर आप अपना जब आप अपना खर्चा करते हो एडवर्टाइजमेंट के पीछे और डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है, मतलब 5% भी एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो और डिमांड ज़्यादा से रिस्पॉन्स करती है, तो हमारा जो जो कर्व बनता है वो इस शेप का, मतलब क्या बनता है, मोर इलास्टिक बनता है। थोड़ा सा खर्चा करने से, थोड़ा सा खर्चा बढ़ाने से डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्स करिए, मतलब 5% बढ़ाने से अगर 20% से डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है 20% का, यहाँ पे चेंज है 5% का, और आंसर फाइनली आपका आएगा 4। मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आती है, ग्रेटर देन 1 आती है। तो डिमांड इंक्रीज एट अ हायर देन, तो यहाँ पे डिमांड, ये एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा, ये क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक हो जाता है। और ये क्या है, ये इन इलास्टिक डिमांड होता है, इन इलास्टिक। और जीरो के अंदर तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करे, और यहाँ पे क्या आता है, ये परफेक्ट इलास्टिक आता है। ठीक है, तो बच्चा लोग, ये था हमारा किसके ऊपर, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर का लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आप इसको पहली बार सुन रहे हो तो इसको स्लो स्पीड में सुनो, लेकिन अगर आप दूसरी बार सुन रहे हो तो थोड़ा फास्ट करके वापस इसको सुनना, ताकि आपको कंसेप्चुअल और क्लैरिटी हो जाए। तो चलो मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम में। बाय बाय।